की राहत के बाद सर्द हवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने हालातों को देखते हुए प्रदेश में 2 दिनों का अलर्ट जारी किया है। 29 जनवरी को राज्य के 14 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 30 जनवरी को 9 जिलों में भी हालात खराब रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में भी चमक के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। 29 जनवरी को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहगढ़, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में ओलावृष्टि की संभावना है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक में गरज और चमक की संभावना है, तो वहीं दूसरे जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। 30 जनवरी को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत में ओलावृष्टि होने की संभावना है। अन्य जिलों में गरज और चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने 31 जनवरी से राज्य में मौसम के सामान्य रहने की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को फिर से घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों को लेकर भी संशय लगातार बना हुआ है। तो हरियाणा में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि चंडीगढ़ मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों के अंदर 14 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 30 जनवरी को 9 जिलों में चमक के साथ ओले गिरने के आसार हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी साझा की गई है, जिसमें कहा गया है कि 29 जनवरी को साउथ ईस्ट हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और वेस्ट साउथ हरियाणा के सिरसा, फतेहगढ़, हिसार, जींद और भिवानी, चरखी दादरी में ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसी के चलते मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से 30 जनवरी को पंचकुला, अंबाला समेत सोनीपत, पानीपत में ओलावृष्टि होने के आसार जताए गए हैं। अन्य जिलों में बादल गरज के साथ हल्की बारिश के आसार भी जताए गए हैं। तो वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये जो बारिश और ओलावृष्टि होने वाली है, इससे जो हमारे फसलें हैं उसको किस तरह का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ क्योंकि मौसम एक बार फिर से बदलाव हो रहा है तो लोगों को भी फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कई जिलों में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता स्वामीन्द्र जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता रमेश ढाका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रमेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है, तो आपके क्षेत्र में किस तरह के अभी हालात हैं? बताना चाहूंगा, अगर फतेहाबाद जिले की अगर बात की जाए तो अभी जो किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कल से जो है चंडीगढ़ मौसम विभाग की अगर बात की तो चंडीगढ़ से जो है अलर्ट जारी हुआ है। 14 जिलों की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि 14 जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है। उसको लेकर के जैसे ही मैसेज जो है अपडेट हुआ और लगातार जो व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से किसानों तक पहुंचा है, तो वाकई ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो किसानों की जो फसलें हैं, सरसों की फसल जो पहले से ही जो है पाले की चपेट में, सर्दी के सितम लगातार जारी था, पहले से सरसों की फसल में काफी नुकसान हुआ है। और अभी जो अचानक से जो अलर्ट जारी हुआ है, तो अगर ऐसे हालातों के अंदर अगर ओलावृष्टि होती है तो भारी नुकसान अंदाजा हो सकता है। जी रमेश, जिस तरह से ये अलर्ट जारी हुआ है, अभी तो जो स्थिति देखने को मिल रही है, कई जगहों पर धूप भी निकली है, क्या आपके क्षेत्र में अभी मौसम में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है?
देखिए, बताना चाहूंगा, अभी तक अगर बात की जाए तो सुबह से ही जो सूर्य देवता की किरणें लगातार जो बरस रही हैं और मौसम अभी बिल्कुल सामान्य है, हालात ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मौसम जब करवट लेता है तो उस समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अचानक से जो है मौसम तब्दील हो जाता है। जैसे चंडीगढ़ मौसम विभाग की अगर बात करें तो उन्होंने जो जारी किया है तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि मौसम में बदलाव आएगा। भले ही जो 29 और 30 तारीख का 2 दिन के अंदर जो उन्होंने कहा है कि मौसम करवट लेगा, और 14 जिलों की एक बात की जाए तो खतरा मंडरा रहा है किसानों पर। जी ठीक है, मैं आऊंगी रमेश आपके पास लौटकर। हमारे साथ किसान नेता स्वामीन्द्र जी भी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो अलर्ट जारी किया गया है तो फसलों के लिहाज से इसे किस तरह से देखा जाए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी साझा करिए। नमस्कार दीपिका जी, देखिए आज हरियाणा प्रदेश में किसान लगभग खेती में जो है तबाही की ओर बढ़ चुका है। आप देखेंगे सरकारों द्वारा अलर्ट जारी होता है, विभागों द्वारा, पर सरकार कहीं ना कहीं फेल साबित होती नजर आती है। पूर्व के अंदर जब किसान आलू की फसल लगा रहा था तो उस समय आलू की फसल लग चुकी थी, लगाने के बाद उसके बाद बरसात हुई, किसान की आलू की फसल खराब हो गई। आज उसी फसल को किसान ने दोबारा लगाया। जब आलू हमारा कच्चा था तो 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए किलो था, तो जब आज आलू पक गया है तो आलू 2.5 रुपए किलो है। सरकार बोलती भावांतर योजना के अंदर किसान को लाभ मिल जाएगा, और उसके अंदर कैपिंग लगा रखी है। उसके अंदर किसान को मात्र 160 क्विंटल का ही किसान को भुगतान होगा, वो भी 180 रुपए प्रति क्विंटल का उसको मुआवजा मिलेगा। आलू भी दिख रहा है आपका 2.5 रुपए किलो, सरकार बोलती भावांतर योजना 6 रुपए है, तो इस वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, अभी भी जहां से ढाका जी बोल रहे हैं, मैं इनको दावे से ये बता सकते हैं, सिरसा क्षेत्र में, फतेहाबाद क्षेत्र के अंदर अभी भी खेतों से पानी नहीं निकला। किसान बड़ी मेहनत से जो लेट वाली बिजाई थी, भले वो सरसों की हो, भले वो गेहूं की हो, किसान तो कई बार इन क्षेत्रों के अंदर 3-3 वाली 2-2 वाली बिजाई कर चुके हैं। ऐसे में ओलावृष्टि होती है तो किसान को बहुत बड़ा घाटा होगा। और मैं कहूंगा सरकार को इन क्षेत्रों को विकसित करना चाहिए। अगर मान लो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो आएंगी, जो नेचर वाइज हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। बढ़ता प्रदूषण है, बढ़ते वाहन है, बढ़ती इंडस्ट्री है, ये तमाम बातें, जंगल साफ हो चुके हैं, मात्र खेती ही जरिया है। आप आसान होंगी दिक्कत सुनकर मेरी बात को, कि मैं किसान के साथ साथ देश की बात करता हूँ, और देश की बात करना जरूरी है। आज भारत के अंदर जंगल जो है 35% होनी चाहिए, मात्र हमारे पास कागजों में अंदर 6 से 7% है, और भारत में मात्र 4% है। जब ये ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब जंगल ही नहीं होंगे आपके पास, जंगल चारों कर चुके होंगे, तो ये स्थितियां किसान के साथ भी होंगी और आम नागरिक के साथ भी होंगी। और आप देखते हैं जब भी हिमालय में बर्फ पड़ती है तो नीचे की धरती दहलती है। अभी कुछ दिन पहले एनसीआर क्षेत्र के अंदर आपने भूकंप जो आया, वो कहते प्लेट हिल गई। प्लेट कैसे हिल गई? क्योंकि आपने जो आपके जो ऊपर जो ग्लेशियर थे वो पिघल चुके हैं। जैसे द्वारा वजन बढ़ता है तो धरती हिलती है। ऐसे ही अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओलावृष्टि जैसी स्थिति या अधिक बरसात जैसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। मैं चाहूंगा जैसे मौसम विभाग ये हमारे को पूर्वानुमान बताता है, सरकार को अपने वन विभाग को सचेत करना होगा कि हरियाणा के जो अरावली का क्षेत्र है, हरियाणा का जो मोरनी हिल का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हमारे को वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति ना हो। और साथ में जो डुबान का क्षेत्र है, हमारा रोहतक इलाका हुआ, नरवाना हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, इन क्षेत्रों में जब बरसात होने के बाद जल भराव स्थिति होती है, इस पानी को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। ड्रेन द्वारा जल्दी निकाल देंगे तो मैं समझता हूँ ओलावृष्टि हो भी जाए तो हमें नुकसान कम होगा। अगर जल भराव होगा उससे हमें ज्यादा नुकसान होता है। बरसात होने के बाद या ओलावृष्टि होने के बाद हमें जो नुकसान होता है वो ज्यादा आता है, होने से नुकसान हमें कम होता है। जी स्वामीन जी, जैसे कि आपने ओलावृष्टि या बरसात होने के बाद आफ्टर इफेक्ट हमें बताए हैं, लेकिन जरा आप हमें ये समझाइए, क्योंकि बीते दिनों जैसे पहले कोहरे की चपेट में फसलें आई, उसके बाद एकाएक धूप निकलने लगी, और अब ओलावृष्टि और बारिश के बारे में अलर्ट जारी किया गया है। तो ये जो लगातार बदलाव हो रहे हैं, इसमें जो फसलें हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, भले वो फसल हो या बागवानी का क्षेत्र हो, भले आप गोट फार्मिंग करते हैं या आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधनों पर हम निर्भर हैं, उसके ऊपर मौसम का बड़ा ही फर्क पड़ता है। तो यही क्षेत्र था हरियाणा प्रदेश, जो आज खेती का नंबर 1 क्षेत्र था, आज खेती से पिछड़ता जा रहा है। तो कारण ये है कि हम लोगों ने प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया हुआ है। और मैं प्रदेश सरकार को और केंद्रीय सरकार को ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा आप वृक्षारोपण कराएं, ज्यादा से ज्यादा जो पानी का जो सिस्टम, ड्रेन आउट का सिस्टम है,
वो जरूरी होना चाहिए। ढाका जी इसके ऊपर बहुत लगातार चर्चा करते थे। अपने संवाददाता जो वास्तविक भाई जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र को बहुत अच्छे से बताया भी है कि किस तरीके से किसानों को नुकसान हुआ। ये वास्तव में किसान को नहीं हुआ, ये देश को नुकसान हुआ। देश का जो अन्न भंडार है वो घट जाता है। अभी देखिए गेहूं का रेट भारत के अंदर MSP भले 2200 रुपए था, पर बिक कितना रहा है 3,000 के ऊपर बिक रहा है। कारण क्या है कि जो पूरी दुनिया के अंदर व्हाइट कोल्ड कंडीशन आ गया है, लोग खेती नहीं करना चाहते। जो आज विश्व युद्ध जैसी स्थिति दुनिया में हो रही है, यूक्रेन और अपना रशिया का युद्ध चल रहा है, उससे जो फर्क पड़ा है, तो हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हम देश के किसान को उसकी समस्या को समझेंगे और होने वाले उसके प्रभावों को हम कम करेंगे। हम इसे जीरो तो नहीं कर सकते, पर हम कम कर सकते हैं। कम करने की तरीका ये है कि जैसे SYL है। ठीक है सर, मैं लौट कर आऊंगी आपके साथ। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राज सिंह जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से सर अलर्ट जारी किया गया है 29 और 30 तारीख को लेकर, इस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो अलर्ट है फसलों के लिए, और जानकारी आप हमें साझा करिए। जहाँ तक अलर्ट की बात है, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो छोटी मोटी बारिश और वो आएगी तो वो फसलों के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगी, क्योंकि ये अभी जो फसलें हैं अपनी यंग स्टेज पे हैं, वो कोई नुकसान वाली बात ज्यादा अभी नहीं दिखाई दे रही। जहाँ तक सरसों का है उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। जी सर, आपसे जानना चाहूंगी कि फसलों के बारे में तो हमने जानकारी आपसे ले ली, लेकिन अब जो ओलावृष्टि के लिए जो चेतावनी दी गई है, ऐसे में लोगों के लिए क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी होगी? नहीं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इससे निपटने के लिए जो है ओलावृष्टि से अपने पशुओं को हैं और अपने जो जितने भी वो हैं उसको अगर घर के अंदर बांध लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ओलावृष्टि कई बार आदमियों के लिए और पशुओं के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। फसलों के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी ठीक है सर, 29 और 30 के बाद ये माना जाए कि हालात एकदम सामान्य हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हालात ये इन दिनों में जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होते हैं, तो इन दिनों में अक्सर जो है तूफान और जो ये ओलावृष्टि और बारिश आ जाती है, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, मैं आऊंगी लौटकर आपके पास। रमेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से किसान नेता स्वामीन जी ने जिक्र किया था ड्रेनेज सिस्टम का, तो आपके यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है ड्रेनेज खेतों में ड्रेनेज की? स्वामी इंद्र जी हमारे साथ लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक भी करे और किसानों के मुद्दे ही उठाते रहे हैं। किसान नेता है स्वामी इंद्र जी। तो मैं अगर मेरे फतेहाबाद जिले की बात करूं तो भट्टूकला क्षेत्र जो हमारे प्रशासन से कोई छिपा नहीं है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं हम, लगता है भट्टू क्षेत्र का गाँव वन मंदोरी से ठुइया ढाबी, और उसके बाद जो है खावड़ा कला क्षेत्र है, उसके बाद सूलीखेड़ा और शेखूपर, उसके बाद ढांड तक ये जो एरिया है काफी लंबा एरिया है, जिसके अंदर सेम का पानी अभी तक जो है भरा पड़ा है कहीं ना कहीं। और हमारी जो है परसों भी हमने देखा था गांव वन मंदोरी के किसानों से हमारी बात हुई थी, गेहूं की फसल अभी भी जो है सेम की समस्या के कारण वो डूबी हुई है। और इन हालातों के अंदर लगातार अन्नदाता संकट में है, क्योंकि प्रशासन चाहे भले ही लाख दावे करती हो, हर साल यही रहता है। पीछे बारिश का अगर मैं बात करूं, बारिश के मौसम में नरमे की फसल है वो तबाह हो चुकी थी। गांव बना वाली है बच्ची क्षेत्र का, जहां पर अभी तक कुछ एकड़ भूमि ऐसी है जिसके अंदर सेम की समस्या से और वो ना बिजाई हो पाई है, ना गेहूं की बिजाई हुई है, ना सरसों की हुई है। अन्नदाता पर लगातार संकट मंडरा रहा है और प्रशासन हर साल ये दावे करता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, उसका सुधार किया जाएगा, लेकिन अन्नदाता की सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। लगातार संकट के अंदर है अन्नदाता। जी ठीक है, मैं डॉक्टर राज सिंह के पास दोबारा लौटूंगी। सर, ये जानना चाहेंगे, जो चेतावनी जारी की गई है, तो ये 2 दिनों के बाद जैसे ही बारिश खत्म होती है तो उसके बाद जैसे कि आपने बताया, तो क्या गर्मी बढ़ने के आसार रहेंगे? ठीक है, मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रमेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो जिस तरह आपने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम की पूरी व्यवस्था को लेकर अब आपके क्षेत्र में किस तरह के हालात बने हुए हैं अलर्ट आने के बाद?
तो देखिए जो ड्रेन का सिस्टम था, जो जल भराव का था, उसके अंदर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। भले ही पाइपे पुई पे कुछ दबाई गई थी, लेकिन अभी जो ये खतरा और मंडरा रहा है ओलावृष्टि का। अगर 29 और 30 तारीख की बात करूं तो किसान अभी मेरे साथ है, किसान से बात करना चाहूंगा। मैं आपको रूबरू करूंगा हमारे चैनल के बाद किन हालातों के अंदर अन्नदाता है। आज की अगर बात की जाए तो ओलावृष्टि का संभावना बताई गई है 29 और 30 तारीख की। अन्नदाता से बात करेंगे, किन हालातों के अंदर किसान, अगर ओलावृष्टि होती है तो कितनी फसल तबाह हो सकती है हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में? बहुत ज्यादा हो गई है, कम से कम 80% खत्म हो सकती है। अभी क्या क्या फसलें खड़ी हैं खेतों के अंदर बात की जाए तो? यही है जी, सरसों हो गई, गेहूं हो गया, ज्यादा यही बिजाई है जी। सरसों में कितना नुकसान है? क्योंकि सरसों की जो फसल है वो इस समय जो है पकाव के ऊपर है, और जैसे ओलावृष्टि जो है होने की संभावना बता रही है, चंडीगढ़ से जो मैसेज जारी हुआ है, अगर ओलावृष्टि तो कितना नुकसान, गेहूं की फसल क्या और सरसों की फसल बच पाएगी? नहीं जी, सरसों की फसल नहीं बचेगी और गेहूं में बहुत नुकसान है, क्यों सब कुछ फसल के ऊपर ही निर्भर है। किसान का जो है बिल्कुल बिल्कुल लालन पालन उसी से होता है। देखिए इनका कोई कारोबार नहीं है। जी 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 बिल्कुल, किसान मेरे साथ है। इन्होंने कहा है कि अन्नदाता का जो सिस्टम है वो खेती से, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और उसके अंदर जो है, अगर मैं ये क्षेत्र फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो राजस्थान और पंजाब से सटा हुआ ये क्षेत्र है, जहां पर अन्नदाता की अगर बात की जाए तो लगातार संकट में है, और फसलों के द्वारा उत्पादन करके वो पूरे देश का भी पेट भरता है। रमेश, उनसे पूछिए कि ये जो चेतावनी जारी हुई है तो इसको लेकर किसानों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं कि फसलों को किसी तरह से बचाया जा सके? देखिए, जैसे चंडीगढ़ मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो अलर्ट जारी कर दिया है 29 और 30 तारीख को ओलावृष्टि का। किसान इसके अंदर क्या बचाव कर सकते हैं अपना? किसान का कुछ बचाव नहीं है जी। एक बार जब फसल खराब हो जाती है तो किसान 10 साल पीछे चला जाता है, न तो अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, न ही घर के खर्चे उठा सकता है। सब कुछ इसी पे निर्भर है जी। किसान है जो खेती पर निर्भर है। देखिए, बिल्कुल जो किसानों ने कहा है कि किसान का जो सिस्टम है वो खेती पर ही निर्भर है, और एक बार फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो 10 साल वो पीछे चला जाएगा, वो उभर नहीं पाते, क्योंकि ठेके बांटे पर जमीनें बांटा है किसान, और अपना पेट, अपने परिवार का, बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। लगातार किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती है। जी रमेश, अगर संभव हो तो आप अपने क्षेत्र के मौसम कैमरामैन से कह के मौसम का मिजाज हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, मैं अभी इस समय जो आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है, अगर बिल्कुल ये जो आप देख पा रहे हैं, गेहूं की फसल है वो इस समय जो है फुटाव के ऊपर है, और सर्दी को लेकर के लगातार पीछे जो पाला पड़ा था उसके अंदर भी काफी जो है फसलों के अंदर नुकसान हुआ था। और अभी आप देख रहे हैं सामने किसान जो है वो स्प्रे जो चल रहा है अभी, क्योंकि अन्नदाता लगातार अपनी जो है बच्चों का पालन पोषण, पूरे देश का पेट जो भरता है उसको लेकर किसान लगातार कड़ाके की ठंड में भी, इस समय आप देखेंगे धूप वैसे कि निकली हो, लेकिन किसान जो सामने आप देखेंगे तो लगातार अपना स्प्रे कर रहा है और अपने कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन इनको नहीं पता है कि 29 और 30 तारीख को अगर ओलावृष्टि भयानक होती है तो फसलें तबाह हो सकती है। लेकिन ये अभी जो है जैसे भगवान चाहेगा वैसे ही होगा, लेकिन किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर बनी हुई है। बिल्कुल रमेश, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास। स्वामीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये अलर्ट जारी किया गया है तो ऐसे में किसान क्या कुछ प्रिकॉशन है जिससे बचाव कर सके, फसलों को खराब होने से बचाया जा सके? चाहूंगा कि जो विभाग द्वारा जो सूचना जारी हुई उसको आपने जन जन पहुंचाने का काम किया, इससे किसान को बड़ा ही फायदा होता है। जितनी सूचना किसान तक पहुंचती है, जैसे किसान गेहूं के अंदर 21 दिन का पानी लगा रहा है, उसे मालूम पड़ जाएगा कि बरसात होने वाली है, ओलावृष्टि होने वाली है, तो पानी को बंद कर देगा। नहीं तो अधिक जल भराव से फसल में पीला हुआ या पीला पकने की बीमारी आ जाती है, जिससे किसान को अधिक स्प्रे करनी पड़ेगी और लगभग आधी से ज्यादा खराब हो जाती है, तो डुबान से बच जाएगी फसल। दूसरा, ओलावृष्टि जिन क्षेत्रों में होने वाली है, किसान इन दिनों को याद कर लेता है, अपने कागजों में लिख लेता है कि इन दिनों में ओलावृष्टि होती है। ठीक है स्वामीन जी, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, ऐसे में लोगों को सबसे पहले क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए, कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो एक्सट्रीम वेदर है उसको हम उसको कंपनसेट करने के लिए जो भी कपड़े, गर्म कपड़े हमें पहनने हैं, वो सारी चीजें तो व्यवस्था करें ही करें। लेकिन खास तौर पे जो दिल के मरीज हैं
जी। और जो सांस के रोगी हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर जब होता है तो कुछ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो शरीर के स्किन के एरिया में, बॉडी के एरिया में ट्रांसफर हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जी पंकज जी, मैं जी बताएं। हार्ट और ब्रेन को जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। इसलिए खास तौर पे जो दिल के मरीज हैं, एल्डरली पर्सन्स हैं, जो सांस के रोगी हैं, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं इसी पर जानना चाहूंगी, क्योंकि जब मौसम में बदलाव होता है तो बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सावधानियां रहनी पड़ेगी? देखिए, बच्चों का तो फिर भी आप, क्योंकि उनको घर में ही आपने रखना है, तो वार्म क्लोथिंग्स अगर आप करते हैं उनको, जब ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर है तो बाहर ना जाए, बाहर ना निकले, बाहर खेलने के लिए ना करें, जब धूप निकले तभी बच्चे खेलें, इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन बुजुर्गों को तो बाहर, बड़े आदमी को तो बाहर निकलना ही होता है, उनके लिए विशेष मैंने जो बताया है, खास तौर पे हार्ट और इसके मरीज हैं, उनको उस एक्सट्रीम टेम्परेचर से अपने आप को बचना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि इससे ठंड से बचने के लिए कुछ लोग गलती करते हैं, वो कोयला या अंगीठी सिलगा के रूम में रख लेते हैं और सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है और उससे भी बहुत बड़ी हादसे जो है, इवन डेथ तक भी हो जाती है जी। तो ये भी आपको ख्याल रखना है कि भी आप उन चीजों का बंद कमरे में या बंद एटमॉस्फेयर में बिल्कुल कतई इस्तेमाल ना करें। अगर कहीं जरूरत बहुत ज्यादा मजबूरी है तो ओपन एरिया में इसका इस्तेमाल हो, कमरों में, बंद कमरों में किसी भी तरीके से इस तरह की इस्तेमाल ना करें। सर, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जब मौसम में बदलाव होता है तो ऐसे में खांसी जुकाम ये अमूमन हर वर्ग के व्यक्ति में देखने को मिलता है, तो ऐसे क्या कुछ सावधानियां बरती जाएं जिस तरह इन सब चीजों से बचकर रहा जाए? यूजुअली जो है इस समय में एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर जब भी होता है तो थोड़ा सा बॉडी जो है उसको एक्लेमेटाइज करने में समय लेती है और उस समय में हमारा बॉडी रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो इसलिए आप प्रॉपर समय पे खाना खाएं, आप प्रॉपर अपनी वार्म क्लोथ्स पहने, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आप लापरवाही नहीं करेंगे, ये सुनिश्चित हो। क्योंकि कई बार क्या लगता है कि आपको लग रहा है कि मौसम ठीक है लेकिन ठंडी हवा चल रही है। अब जो बहुत ठंडी हवा जिसको हम शीत लहर कहते हैं, तो देखने में टेम्परेचर बेशक आपको 15, 16, 14, 13 ऐसा लगता है, लेकिन जो शीत लहर है वो उसको शरीर पर उसका प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आप अपने शीत लहर से भी बचने का प्रयास करें। प्रिकॉशंस वही हैं कि आप वार्म क्लोथिंग पहने और कम से कम उसको बॉडी के सरफेस एरिया को जो है वो बाहर उसमें एटमॉस्फेयर को के साथ करेंगे, जहां तक आप हो सकता है तो ढक के ही अपने शरीर को वार्म क्लोथिंग के साथ रखें। ठीक है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार पहले कोहरा, फिर उसके बाद धूप और उसके बाद फिर अब बारिश, ओलावृष्टि जैसी की स्थिति है, तो ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है तो इसका क्या असर लोगों पर पड़ता है? देखिए, बॉडी को, भगवान ने हमें बॉडी को एक्लेमेटाइज किया है, जो सामान्य टेम्परेचर अलग अलग उसमें रहते हैं, मौसमों में रहते हैं। अब जैसे मान लो अब जनवरी एंड आ गया है, 14 जनवरी के बाद जो मकर संक्रांति के बाद यूजुअली ऐसा होता था कि भी टेम्परेचर नीचे की तरफ जाएगा, तो बॉडी भी उसी तरह से एक्लेमेटाइज होती है, माइंडसेट भी उसी तरह से एक्लेमेटाइज होता है। अचानक एकदम से ये जो जनवरी के एंड में और फरवरी की शुरुआत में जो कोल्ड वेव्स और ये ओलावृष्टि और सारी चीजें आएंगी, तो स्वाभाविक रूप से इस पे व्यक्ति के शरीर पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसको एक्लेमेटाइज होने में ज्यादा समय लगेगा। तो इसलिए उसको उतनी ही प्रिकॉशंस रखनी है जितनी वो दिसंबर और जनवरी के महीने में रख रहा था। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आखिरी में कि ये जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें आप लोग किस तरह से अब तैयारियां कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हर आदमी के पास स्मार्टफोन मोबाइल नहीं होते, ना ही इंटरनेट की सुविधा होती है, पर घर घर ये टीवी का जो माध्यम है ये होता है। और आपका जो चैनल लगातार किसी के ऊपर जो चर्चा करता है, किसानों के हालातों पर चर्चा करता है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। तो यही कारण है कि किसान जागरूक हो रहा है और यही जागृति इसको बचा सकती है। अगर किसान को मौसम विभाग का अलर्ट पहले ही लग जाता है पता,
किसान अपने स्तर पे तैयारी कर लेता है कि खेतों को पानी ना देना, दूसरी दवाओं को छिड़काव नहीं करना। तो अगर आज छिड़काव किसान कर देगा, जब टूल अब दिखाया रमेश जी दिखाते किसान कुछ छिड़काव कर रहे हैं, उनको इस छिड़काव का लाभ नहीं होगा, बरसात हो जाएगी। छिड़काव का लाभ तब रहता है जब मौसम साफ और सुथरा रहता है। किसान को भी ये लग रहा है, क्योंकि लगता है किसान के साथी के पास अभी तक सूचना नहीं पहुंची, पर जो साथियों का चैनल देख रहे होंगे उन साथियों ने इसको छिड़काव करना जो है बंद कर दिया होगा स्प्रे का। अब वो साथियों ने अपनी ट्यूबवेल भी बंद कर दिए होंगे ताकि उसमें पानी की नमी ना बढ़ जाए खेतों में। तो इसका किसान को निश्चित लाभ होगा। और किसान सरकार द्वारा और मौसम विभाग द्वारा जो भी अलर्ट जारी होता उसका पालन करता है, पर सरकार कहीं ना कहीं सुचती हुई नजर आती है। आज जैसे डॉक्टर जी बताते रमेश जी कि उनके क्षेत्र में अभी भी सेम की समस्या है। ये पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर जहां भी आप देखेंगे किसान की फसलों के क्षेत्रों में अभी सेम है, जिससे किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। खेतों में पानी खड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा सरकार तुरंत ऐसी स्थिति ना आए कि किसान की टोटल फसल खराब हो जाए। उन खेतों से पानी निकालने के लिए जो ड्रेनिंग व्यवस्था है और सरकार द्वारा जो व्यवस्था निर्धारित की गई है उनको सुचारू रूप से लागू कर दे ताकि किसान को फायदा हो। देश की जो जीडीपी है और जो भारत की जो अपनी विदेश मुद्रा है वो बचे। नहीं तो देखिए हमें खाद्य संसाधन विदेशों से मंगाने पड़ेंगे। आज भारत में दाल की समस्या है, ईंधन की समस्या है, आज सरसों की सरमाई खड़ी पड़ी है और ऐसे में जल भराव की वजह से ये फसल खराब होती है तो उसमें किसान का ही नुकसान होता है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय का अभाव है इसलिए मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। रमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से 29 और 30 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। ऐसे में किसानों से जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरह से अब जो ये ओलावृष्टि होने वाली है फसलों को क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।